आज के सेशन के अंदर हम लोग एनडीए 2 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो गैट सेक्शन था उसके अंदर बायोलॉजी और ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन का आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कितने आसान क्वेश्चन आए थे और हम लोग इनको कितनी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो जो कल के पेपर के अंदर आया था, वो ये था कि गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल इन। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेम की जो गर्थ होती है, दैट मीन्स एक प्लांट की जो स्टेम की गर्थ होती है वो कौन से सेल के थ्रू बढ़ती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीन तरीके के सेल्स होते हैं: अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। ओके, अपाइकल मेरिस्टेम प्लांट की ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ के लिए मदद करता है। लैटरल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की गर्थ के लिए मदद करता है। और यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्थ जो स्टेम की होती है वो किसके द्वारा बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैटरल मेरिस्टेम ओनली। ओके, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो अपाइकल और लैटरल मेरिस्टेम के बीच में होती है, बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमने हमारी प्रीवियस सेशन के अंदर ऑलरेडी कवर की है। ओके, अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं, जहां पे मैंने प्लांट टिश्यूज के अंदर ये डिटेल के अंदर कवर किया है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे, अगर आपने वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा लैटरल मेरिस्टेम ओनली। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम जीन्स आर नोन एज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन का मतलब क्या होता है। ओके, जीन एक हेरिडिटरी यूनिट होती है जो जिससे टोटल हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होते हैं वो बनते हैं। ओके, तो ये जीन क्या होती है, ये एक तरीके का हेरिडिटरी मटेरियल होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। ओके, जैसे माता पिता से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं जीन के थ्रू ही। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम जीन्स आर नोन एज। जब एक ही जीन के अलग अलग वेराइटी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा एलील्स। ओके, तो एलील्स जो होते हैं वो एक ही जीन के अलग अलग टाइप को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को एलील्स और जीनोटाइप के अंदर कंफ्यूजन होता है। तो जीनोटाइप बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर जितना भी डीएनए का कॉम्पोजिशन होता है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर जितना भी डीएनए का कॉम्पोजिशन होता है, जितना भी डीएनए का मेकअप होता है, उस एंटायर मेकअप को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। लेकिन इसका आंसर जीनोटाइप नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलील। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीनोटाइप क्या होता है और एलील्स क्या होता है। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज यूज्ड to be responsible for highly infectious disease smallpox। अभी ये जो smallpox disease है ये एक तरीके के वायरस से होती है जिसको हम लोग वेरियोला वायरस के नाम से जानते हैं। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आपने देखे होंगे तो ये आपने आसानी से सही टिक किया होगा। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको स्मॉल पॉक्स के कंटेक्स्ट में एक चीज बताऊं कि स्मॉल पॉक्स जो है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है पूरी दुनिया से। ओके, ये एक इकलौता ऐसा डिजीज है जो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा वेरियोला वायरस। ओके, इसी के साथ अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ये पूछ रहा है मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन where an image of an nearby object is focused beyond the retina, nearby object is focused before the retina, distant object is focused before the retina और distant object is focused beyond the retina। इसका सिंपल मतलब ये है कि मायोपिया जो बीमारी है इसके अंदर इमेज कहाँ बनती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मायोपिया है इसको क्या बोलते हैं। इसको सिंपल टर्म्स में हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है ये हमारी मायोपिया होती है। इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम एक पर्सन फेस करता है वो ये फेस करता है कि वो क्लोज ऑब्जेक्ट को काफी अच्छे से देख पाता है लेकिन फार ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाता। ओके, तो क्लोज ऑब्जेक्ट उसको अच्छे से दिखती है लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो है वो उसको नहीं दिखती। तो ये सिंपल होता है मायोपिया के अंदर। अब यहाँ पे जो मायोपिया के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम एक पर्सन फेस करता है वो ये फेस करता है कि रेटिना के अंदर
रेटिना के ऊपर जो इमेज बननी चाहिए वो उसके पहले बन जाती है। ओके, तो मायोपिया ये जो बीमारी है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। एक और क्वेश्चन कई बार इसके कंटेक्स्ट में वो लोग ये पूछते हैं कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किस तरीके के लेंस का यूज किया जाता है। तो इस आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस जो है वो इसका हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट द मायोपिया डिफेक्ट। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि शूट्स ऑफ द प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डेजिग्नेटेड एज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शूट वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो अगर अगर हम लोग इसको एक प्लांट कंसीडर करें और ये प्लांट की अगर रूट्स है तो प्लांट का जो भी पार्ट जमीन के नीचे होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन जमीन के ऊपर वाला जो ये पार्ट है जो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं शूट। ओके, अब ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि ये जो शूट वाला पार्ट है ये किस तरीके का होता है। दैट मीन्स इसकी जो मूवमेंट होती है हम सबको पता है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है और जो रूट होती है उनकी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है। मूवमेंट का मतलब है ग्रोथ। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि शूट की जो ग्रोथ होती है वो वर्टिकली अपवर्ड होती है, दैट मीन्स हम लोग जो जियोट्रॉपिज्म है उसके हम लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट मीन्स क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यहाँ पे करेक्ट करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ओके, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आए थे। अगर आपने सारे के सारे टॉपिक को थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा तो सारे टॉपिक से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं बायोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों के अंदर। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। ओके, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनता है, ग्लूकोज बनता है। ओके, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन वो एक तरीके का मोनोसैकेराइड है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आंसर क्यों बनेगा? बिकॉज हम सबको पता है कि जब कभी भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं हाइड्रोजन के अंदर और वाटर के अंदर। ओके, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, तो फोटोलिसिस क्या होता है? फोटोलिसिस होता है पानी का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का ब्रेकडाउन जो आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा जाता है। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है हाउ आर ग्रीन प्लांट्स विथ वुडी स्टेम हैविंग नेकेड सीड्स क्लासिफाइड। तो ये पूछ रहा है कि वो प्लांट्स जो नेकेड सीड्स को जन्म देते हैं उन प्लांट्स को क्या कहते हैं। ओके, तो ये भी मैंने आपको डिटेल के अंदर स्टेम वाले चैप्टर के अंदर बताया था जिनके अंदर हमने अलग अलग टाइप के टिश्यूज को देखा था। ओके, तो टिश्यूज के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की टिश्यूज होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है, परमानेंट टिश्यूज होती है। उसके अलावा उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पेड़ पौधों के क्लासिफिकेशंस के बारे में भी बताया था जिसके अंदर क्रिप्टोगम्स होते हैं, फेनोरोगम्स होते हैं और इन फेनोरोगम्स के अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ओके, एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ओके, लेकिन ये जो एंजियोस्पर्म्स और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जो प्लांट फ्रूट को जन्म देते हैं, फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं और उन फ्रूट्स के अंदर आप सीड देख पाएंगे। ओके, तो उस तरीके के जितने भी प्लांट होते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। लेकिन वो प्लांट जो डायरेक्टली सीड्स को गिराते हैं अपनी
अपनी टहनियों से, अपनी ब्रांचेस से डायरेक्टली नेकेड सीड्स को गिराते हैं, उन सारे प्लांट्स को हम लोग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इसका जो बेस्ट आंसर बन जाएगा, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल बन सकता है वो बन सकता है साइकस वाला प्लांट या फिर गेंको वाला प्लांट। ये जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, तो वो प्लांट्स जो डायरेक्टली सीड्स को गिराते हैं और वो सीड्स जो होती है वो फ्रूट के अंदर कवर नहीं होती, उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। उसके अलावा वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्रूट्स जो होते हैं, उन फ्रूट्स के अंदर जो होती है वो सीड एंक्लोज्ड होती है, उनको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ओके, इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू एंड फाउंड इन जाइलम एंड फ्लेम। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा टिश्यू है जो पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है बोथ जाइलम और फिलम के अंदर। तो मैंने आपको टिश्यूज वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि पैरेन्काइमा नाम का जो टिश्यू होता है, ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, ये किस तरीके का टिश्यू होता है? ये होता है एक तरीके का सिंपल टिश्यू। चाहे पैरेन्काइमा हो, चाहे कोलेनकाइमा हो, चाहे स्क्लेरेन्काइमा हो, ये तीनों के तीनों जो टिश्यूज होते हैं ये सिंपल टिश्यूज के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं जाइलम और फिलम। ओके, तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये एक चीज के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा टिश्यू है जो पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है। तो हम सबको पता है कि पैकेजिंग मटेरियल का जो काम करता है वो करता है पैरेन्काइमा, और यही रीजन है कि इस पैरेन्काइमा को हम लोग फिलर टिश्यूज के भी नाम से जानते हैं। फिलर टिश्यूज हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये उन जगहों में प्रेजेंट होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा सेल के बीच में गैप होते हैं। ओके, इसलिए हम लोग इनको फिलर टिश्यूज कहते हैं, बिकॉज ये अलग अलग सेल के बीच के अंदर जो गैप प्रेजेंट होते हैं उस गैप को फिल करने का काम करता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन इस बार आपको देखने के लिए मिले हैं। ओके, अगर आपने सारे के सारे मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जो चैप्टर्स के मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, अगर आप उन सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा पैरेन्काइमा, जो कि पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, और इसको हम लोग फिलर टिश्यूज के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी क्वेश्चन नंबर 9, जो ये कह रहा है कॉर्निया इन ह्यूमन आई। हमारी आंखों के अंदर जो कॉर्निया होता है वो क्या काम करता है? तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ओके, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि कॉर्निया जो होता है उनके उसके अंदर कभी भी ब्लड वेसल जो होते हैं वो नहीं होते। ओके, तो अगर कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल नहीं होते तो कॉर्निया के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कौन सप्लाई करता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि कॉर्निया के अंदर अगर ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होते तो कौन सी चीज है जो कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है? तो जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला जो मटेरियल है वो है हमारे आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं, जो टीयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये टीयर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। ओके, जो लैक्रिमल ग्लैंड हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है, यही लैक्रिमल ग्लैंड हमारे आंखों के अंदर टीयर्स को प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं टीयर्स की वजह से हमारे कॉर्निया के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कॉर्निया इन ह्यूमन आई इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ओके, इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये बोल रहा है व्हाट आर द total number of chambers in the stomach of domestic animals like cattle, buffalo, goat and sheep। इसका सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछना चाह रहा है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी उनके स्टमक के अंदर टोटल कितने चेंबर पाए जाते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर जो गट होता है, जो रिमन होता है, उसके टोटल जो चेंबर्स उनके स्टमक के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं
टोटल 4 चेंबर्स। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है कि इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो कौन से विटामिन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है ई कोलाई। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ई कोलाई बैक्टीरिया। और हमारे पेट के अंदर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये कौन से विटामिन को प्रोड्यूस करता है? ये दो तरीके के विटामिन को प्रोड्यूस करता है। पहला है विटामिन के और दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और स्पेसिफिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा विटामिन बी 12। कई बार एग्जामिनर विटामिन बी 12 का साइंटिफिक नेम भी पूछता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कोबैलेमिन। ओके, कोबैलेमिन। कोबैलेमिन जो है वो विटामिन बी 12 का साइंटिफिक नेम है। ओके, इसके अलावा जो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है वो बन जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन सी का जो बन जाएगा वो बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का जो बन जाएगा वो बन जाएगा रेटिनॉल। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा विटामिन बी 12। इसी के साथ हम लोग हमारे बायोलॉजी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन है जो उनको उनको प्रोड्यूस करने में, उनको शो करने में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करने में मदद करता है। ओके, तो यही 12 क्वेश्चन जो थे ये हमारे बायोलॉजी के अलग अलग सेक्शन के अंदर, चाहे ए सेक्शन हो, बी सेक्शन हो, सी सेक्शन हो, डी सेक्शन हो, चाहे आपके पास कोई भी सेक्शन आया हो, ये टोटल मिला के जो 12 क्वेश्चन थे ये आपको अलग अलग सेक्शंस के अंदर देखने के लिए मिले। ओके, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ी सी भी, अगर आपको उन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी तो आपने 12 के 12 क्वेश्चन जो है वो सही किए होंगे। ओके, तो अब हम लोग हमारे ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को अब हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। ओके, तो ज्योग्राफी का जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो ये पूछता है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज लार्जेस्ट इन साइज। ओके, इनमें से कौन सा वो प्लैनेट है जो सबसे लार्जेस्ट है साइज में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत के जो प्लैनेट्स है जिनके अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, तो इन चारों प्लैनेट के अंदर जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो तो है मरकरी, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है हमारा अर्थ। ओके, तो हमारा अर्थ जो है भले ही वो तीसरे नंबर पे आता है सीक्वेंस वाइज, लेकिन अगर हम लोग इसको सीरियल वाइज देखें तो इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट साइज का जो प्लैनेट होगा वो होगा हमारा अर्थ। ओके, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अर्थ, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसके अलावा बहुत बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अर्थ का ट्विन सिस्टर कौन से प्लेनेट को कहा जाता है। तो अर्थ का जो ट्विन सिस्टर है वो हम लोग वीनस को कहते हैं, बिकॉज अर्थ और वीनस की कई सारी जो सिमिलैरिटी है, कई सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपस में मिलती है, और इसी की वजह से इन दोनों प्लेनेट को हम लोग कभी कभी ट्विन सिस्टर के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमें एटलीस्ट अगर दो ऑप्शन भी पता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मुंबई जो है, मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है हमारी इंडिया का, जहाँ पे हमें मालूम है कि मुंबई के अंदर जो पोर्ट है उसको हम लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो हमारी मुंबई के अंदर पाया जाता है, और ये हमारी मुंबई का, दैट मीन्स हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो बन जाएगा आंसर 2।
ऑप्शन नंबर ए का जो बनेगा वो बन जाएगा 2। तो या तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ओके, बिकॉज़ दोनों के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2 को दिखा रहा है। ओके, लेकिन हमें एक और चीज़ पता है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है ये है हमारा चेन्नई। ओके, तो चेन्नई जो है, चेन्नई के अंदर जो पोर्ट है वो हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सी का 4। अब सी का 4 और ए का 2 जो है वो हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, अगर हम लोग इन ऑप्शंस को क्लियरली देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है, मुंबई जो है वो हमारे बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बन जाता है। चेन्नई जो है वो ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बन जाता है। विशाखापट्टनम जो है ये एक लैंडलॉक्ड हार्बर है। और कोची जो है इसको हम लोग क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया। ओके, क्रेटर लेक क्या होता है? क्रेटर लेक एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है। ओके, वो वॉल्केनोस जो इरप्ट नहीं होते और विद द कोर्स ऑफ टाइम एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो उन वॉल्केनोस के ऊपर का वाला जो क्रेटर होता है इसके अंदर पानी भर जाता है। और इस पानी भरने की वजह से जो लेक बनते हैं, इन लेक्स को हम लोग कहते हैं क्रेटर लेक्स। ओके, इसको कई बार हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि क्रेटर लेक्स जो होते हैं वो मीटेओराइट के गिरने की वजह से बनते हैं। ओके, तो ये मिसकंसेप्शन हमें कई बार एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, ये मिसकंसेप्शन जो है ये कई सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि क्रेटर लेक मीटेओराइट के गिरने की वजह से बना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्रेटर लेक जो होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है। वो वॉल्केनोस जो अब इरप्ट नहीं होते, तो उनके ऊपर का जो क्रेटर होता है, जो कैल्डेरा होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा वॉल्केनो जो है वो वैनिश हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर का जो कैल्डेरा है जिसके अंदर पानी भर गया था, उसी की वजह से इस तरीके के लेक बनते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा लोनार लेक। और ये लोनार लेक कहाँ पर है? ये लोनार लेक है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है कि फाइन ग्रेन बेड ऑफ एपहेमरल लेक इन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज। ओके, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा प्लाया। ओके, एपहेमरल लेक क्या होते हैं? एपहेमरल लेक यूजुअली डेजर्ट के लो लाइंग एरियाज के अंदर पाए जाने वाले एरियाज के अंदर जो लेक्स बनते हैं, जहाँ पे पानी जो है कुछ टाइम तक इकट्ठा रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है पूरा का पूरा पानी जो है वहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है। और नेक्स्ट सीजन में जब बारिश होती है तो वो लो लाइंग एरियाज जो है वो फिर से पानी से भर जाते हैं। तो उन पानी भरने की वजह से जो लेक्स बनते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उन्हीं लेक्स को हम लोग कहते हैं एफिमेरल लेक। और एफिमेरल लेक अगर डेजर्ट्स के अंदर बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्लायाज। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बन जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो ग्राउंड वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करता? अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये बिल्कुल एक सही ऑप्शन है कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के कारण बिल्कुल होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन के कारण भी होता है। एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस टू अलाउ सरफेस वाटर टू इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड सिस्टम्स, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन नहीं बनेगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ग्राउंड वाटर का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई भी एरिया कितनी कितनी दूर है एक पर्टिकुलर सी से, इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। ओके, कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर क्या होता है? कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर ये बोलता है कि कोई भी जगह जो है वो समुद्र से कितनी दूर है। ओके, इसी के कारण उस पर्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो वेरी करती है। ओके, तो इसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर? इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर नहीं है? पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये तीनों के तीनों जो फैक्टर है ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। जो फैक्टर नहीं है वो है हमारा ह्यूमन हैबिटेशन, जो सॉइल फॉर्मेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, और यही हमारे क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट लिथोस्फेयर को डिस्क्राइब करता है? तो ये चैप्टर के अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा था कि लिथोस्फेयर, मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है। लिथोस्फेयर का सिंपल मतलब होता है, जब हम लोग पूरे के पूरे क्रस्ट को कंसिडर करते हैं, इसके अंदर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों आ जाते हैं, लेकिन इस पूरे क्रस्ट के साथ में जब हम लोग अपर मेंटल को भी कंसिडर करते हैं, तो क्रस्ट और अपर मेंटल इन दोनों को मिला के हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे क्रस्ट और अपर मेंटल जब ये दोनों मिलते हैं तो लिथोस्फेयर बनता है। ओके, तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इनमें से कौन से चीज की वजह से सबसे ज्यादा हीटअप होता है? ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैटर्ड सोलार रेडिएशन। हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है, जब सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे आती है तो वो पूरे अर्थ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे अलग अलग स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे अर्थ पे धूप आती है, जो सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, वो हमारे ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर आती है। दैट मीन्स हमारा जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, इक्वेटोरियल जोन्स के आसपास वाले जो इलाके हैं, वहां पे सबसे ज्यादा रोशनी आती है, और ये रोशनी कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा स्कैटर्ड सोलार रेडिएशन। ओके, जो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर एज वी मूव अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड्स? ओके, इनके अंदर से कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है जहां पे लेयर्स का एग्जैक्ट जो कॉम्पोजिशन है, जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो दिया हुआ है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है लेयर का वो ऐसा है कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के अंदर ही आइनोस्फेयर होता है, और फाइनली आता है एक्सोस्फेयर। ओके, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर फाइनली थर्मोस्फेयर, और इसके बाद में आता है एक्सोस्फेयर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है, which one of the following country has the maximum time difference from Greenwich Mean Time? इनमें से कौन सी वो कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम डिफरेंस है जीएमटी से? तो अगर हम लोग इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो हमें पता है कि जीएमटी का जो टाइम जोन है, जो टाइम डिफरेंस है इंडिया से, वो है +5:30 जीएमटी। दैट मीन्स जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन के अंदर टाइम होता है, उस टाइम से हमारा इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस को देखें तो इंडिया के थोड़ा सा ऊपर ही आता है नेपाल, और एग्जैक्टली उसके नीचे ही आता है श्रीलंका। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम लोग टाइम डिफरेंस देखेंगे तो हमें इंडिया के ईस्टवर्ड्स जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इंडिया के ईस्टवर्ड्स जाएंगे तो सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जो आती है, और वो है यहाँ पे भूटान। तो भूटान का जो है वो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस है, जो कि है
प्लस 6 आवर्स जीएमटी का। ओके, तो प्लस 6 आवर्स जो जीएमटी का टाइमिंग है वो एग्जैक्टली हमारे इंडिया से और 30 मिनट आगे है, और ग्रीनविच मीन टाइम से, दैट मीन्स लंदन का जो टाइम है उसके टाइम से 6 घंटे आगे चलता है भूटान का टाइम। ओके, तो भूटान जो है, जो ऑप्शन नंबर डी है, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं? हमारे अर्थ के अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। तो वो लाइन जो हमारे अर्थ पे सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइन है, वो एग्जैक्टली हमारे अर्थ के सेंटर से होके गुजरती है, और ये हमारे अर्थ को एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो एग्जैक्टली 0 डिग्री लैटिट्यूड से होकर गुजरती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा इक्वेटर या फिर इक्वेटोरियल लाइन। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से स्टेट से पास नहीं होती? तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से होके गुजरती है, लेकिन नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ओके, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से होके गुजरती है नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, और ये टोटल 8 स्टेट से होके गुजरती है हमारी इंडिया में। ओके, जिनके अंदर कई सारे स्टेट्स आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कई सारे स्टेट्स आते हैं, लेकिन वो स्टेट जो है, जो नहीं आता है, वो है मणिपुर। ओके, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जितने भी स्टेट है ये सारे के सारे स्टेट आते हैं, लेकिन मणिपुर जो है, मणिपुर इसके अंदर नहीं आता। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कम रिपीटेडली कई सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा मणिपुर। ओके, इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये कह रहा है द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। जो समुद्र के अंदर जो पानी का जो उतार और चढ़ाव होता है, ये किसके कारण होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं टाइड्स। ओके, तो टाइड्स जो होते हैं ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं, सन, मून और अर्थ। ओके, तो सन, मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसके कारण जो समुद्र के अंदर जो वेव्स होती है, जो जो पानी की जो लहरें होती है, वो ऊपर और नीचे जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं टाइड्स। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग वेव्स की बात करें, तो वेव्स का जो मेजॉरिटी मेजॉरिटी टाइम जो वेव्स का जो ओरिजिनेशन होता है वो किसके कारण होता है? ये ओरिजिनेशन जो होता है वो विंड्स के कारण होता है। जब बहुत तेज हवाएं पानी के ऊपर से फ्लो करती है, तो उसके कारण वेव्स का जन्म होता है, उसके कारण वेव्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर हम लोग टाइड्स की बात करेंगे, तो पानी के अंदर जो पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है वो होता है टाइड्स। और ये टाइड्स किसकी वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होता है, जो सन, मून और अर्थ के बीच में लगते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टाइड्स। ओके, इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले लिस्ट को सेकंड लिस्ट से कंपेयर करके इनको करेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हीराकुद डैम जो है, हीराकुद डैम हम सबको पता है, ये हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। ओके, इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखें, तो यहाँ पे कोसी रिवर का नाम दिया हुआ है। कोसी रिवर क्या है? इसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, और ये रिवर आती कहाँ से है? ये कोसी रिवर आती है नेपाल के अंदर से। ओके, कोसी रिवर नेपाल के अंदर से आती है, और बारिश के सीजन में इस कोसी नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बिहार के अंदर बाढ़ आती है, और इसीलिए हम लोग इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हीराकुद डैम उड़ीसा के अंदर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नंबर सी का आंसर 2 है, तो हमारा ये जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हीराकुद डैम उड़ीसा में है, कोसी रिवर जो है वो बिहार में है, पांचेत पांचेत डैम जो है
ये हमारे झारखंड के अंदर पाया जाता है और उकाई डैम जो है वो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। ओके, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा रैपिड्स। ओके, तो रैपिड्स जो होते हैं ये हमारे नदी के अंदर जो गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, जब नदियां चलती है, जब नदियों का पानी चलता है तो उस पानी के कारण जो नदियों के अंदर छोटे छोटे गड्ढे पैदा हो जाते हैं, उन्हीं गड्ढों को हम लोग रैपिड्स का नाम देते हैं, जो नदी के बेसिक जो नदी के अंदर बेसिकली इरोजन की वजह से बनते हैं। और ये इरोजन कैसे होता है, जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो वो अपने साथ मिट्टी को लेके चलता है और जहाँ पे नदी के अंदर गड्ढे पैदा हो जाते हैं और उन्हीं गड्ढों को हम लोग रैपिड्स का नाम देते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इनके अंदर से कौन सा वो फीचर है जो एग्रीकल्चर, जो हमारे इंडिया के अंदर फीचर नहीं पाया जाता एग्रीकल्चर का। ओके, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा प्री डोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप्स। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो कैश क्रॉप्स का प्री डोमिनेंस है वो नहीं देखा जाता। इसके अलावा अगर हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को देखेंगे तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर ये ऑप्शन भी सही है। डिपेंडेंस अपॉन मॉनसून ये भी एक सही ऑप्शन है। लेकिन प्री डोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप ये हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल फीचर नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर बन जाएगा। इसी के साथ हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड सब मिशन ऑफ द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का कौन सा सब मिशन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन। ये हमारे नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का सब मिशन नहीं है। ओके, तो सो फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हमने टोटल बायोलॉजी के 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और हमने ज्योग्राफी के हमने टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो ज्योग्राफी और बायोलॉजी मिला के टोटल 30 क्वेश्चन एनडीए 2 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप ये 30 के 30 क्वेश्चन जो है अगर वो सही किए होते तो आपको सीधे सीधे 120 नंबर मिल जाते, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान थे। अगर किसी स्टूडेंट ने हर टॉपिक को थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइज किया होता तो आई एम प्रिटी श्योर कि 30 आउट ऑफ 30 वो स्टूडेंट इसके अंदर स्कोर आसानी से कर सकता है। ओके, तो मैंने 30 के 30 क्वेश्चन का आपको डिटेल एनालिसिस बताया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कंटेक्स्ट में बन सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।